बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे जी। तो आज जैसे कि आपने हमारा थंबनेल देख लिया, आज हम बात करेंगे सऊदीया में एक बहुत अच्छी कंपनी, बहुत वेल रेप्यूटेड कंपनी जिसका नाम है हाइपर पांडा, जो कि बहुत मशहूर है। बहुत टाइम से जो है पाकिस्तान से लोग इसमें काम कर रहे हैं और अक्सर कुछ अर्से बाद पाकिस्तान में इसके वीज़े आते रहे हैं। जनाब, बात करते हैं कि हाइपर पांडा का काम क्या है। हाइपर पांडा के जो हैं वो ग्रोसरी स्टोर्स हैं और ग्रोसरी स्टोर्स में जो ज़्यादा तादाद में जो वीज़ाज इसके आते हैं पाकिस्तान में, तो जनाब उसमें स्टॉकर, रिसीवर, बैगर, लोडर, पिकर, ड्राइवर, ये जो वीज़ाज हैं वो पाकिस्तान में आते हैं ज़्यादा तादाद में। अच्छी पोस्ट के भी आते हैं, लेकिन जो ज़्यादा वीज़ाज आते हैं वो इसमें आते हैं। तो जनाब बात करते हैं कि स्टॉकर का क्या काम है। जो मेन ज़्यादा ट्रेड जिसमें पाकिस्तान से लोग जाते हैं वो ट्रेड है या ड्राइवर या स्टॉकर। जनाब स्टॉकर का जिस तरह के आपने देखा है मुख्तलिफ ग्रोसरी स्टोर्स में जो बच्चे काम कर रहे होते हैं, लड़के काम कर रहे होते हैं, तो वो उनका काम होता है कि वो वेयर हाउस से सामान लाकर डिस्प्ले करते हैं। तो ये काम यहाँ पे ख़त्म नहीं हो जाता। डिस्प्ले करने के अलावा उसकी जो प्राइस लेबलिंग है, उसके अलावा जो बार कोड लेबलिंग है, जितनी भी जो यानी कि कस्टमर की आसानी के लिए जो जो चीज़ें एक ग्रोसरी स्टोर्स में की जाती हैं वो उसकी ज़िम्मेदारी होती है वेयर हाउस से लाकर डिस्प्ले करने तक, दोबारा फिलिंग करना, उसकी एक्सपायरी चेक करना, उसको डैमेज एक्सपायरी किसी किस्म की नहीं होनी चाहिए, उसकी प्राइस सही लगी होनी चाहिए, उसका बारकोड सही लगा होना चाहिए। ऐसे है कि बाहर की जो स्टोर्स हैं वहाँ पे ज़्यादातर तो बारकोड जो है वो कंपनी से प्रिंटेड आते हैं, लेकिन कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं जिनमें बारकोड किसी वजह से चेंज करने पड़ जाते हैं और तो वो भी उसकी ज़िम्मेदारी होती है। फिर उसका जो उसकी शेल्फ है, जो भी उसको काम की जगह दी जाती है, तो उस एरिया में जो भी जितने भी आइटम्स होते हैं उसकी एक्सपायरी, डैमेज, उस चीज़ का वो बंदा ज़िम्मेदार होता है और दोबारा रिफिलिंग का भी उसी का काम होता है। तो वो इसलिए उसको उसने ये करना होता है कि ना सिर्फ उसने डिस्प्ले करना है, साथ साथ उसने इन चीज़ों का ख्याल भी रखना है। उसने जो है शीट्स को मेंटेन करना है कि एक्सपायरी और अगर कोई चीज़ें डैमेज है तो उनको निकाल लेगा, और जो चीज़ें नियर एक्सपायरी हैं, लॉन्ग एक्सपायरी है, तो उस चीज़ को नोट करना, याद रखना, ये उसकी ज़िम्मेदारी होती है। और फिर इस चीज़ का ख्याल रखना कि KVI आइटम्स जो कि की वैल्यू आइटम्स होते हैं उनका ख्याल रखना कि कौन से फास्ट मूविंग आइटम्स हैं, उनकी फिलिंग और उसकी डिस्प्ले ज़्यादा रखना और उसको फिलिंग बार बार करना। जो स्लो मूविंग है उसको भी उसको में ख्याल रखना है कि उसमें एक्सपायरी ना आ जाए। ठीक है, जैसे कि फास्ट मूविंग होगा तो वो जल्दी जल्दी सेल होगा, उसकी ज़्यादा उसको फिक्र होगी रिफिलिंग की। तो जो स्लो मूविंग होगा उसमें ज़्यादा उसकी जो है उसकी जो तवज्जो होगी वो एक्सपायरी पे होगी कि कहीं ये, क्योंकि ये स्लो मूविंग है, बहुत जल्दी सेल नहीं होता, बहुत जल्दी रिप्लेस नहीं होता, नया आइटम नहीं आता, पुराना ही पड़ा हुआ है, तो इसकी एक्सपायरी ना हो जाए। तो जनाब ये हो गया काम शेल्फ में। तो आप याद रखें कि जब भी स्टॉकर से रिलेटेड आपको जॉब मिले ग्रोसरी स्टोर्स में, तो आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है, आपने ये चीज़ें समझनी है। आपसे इंटरव्यू क्या सवाल कर सकता है, वो ये चीज़ पूछ सकता है कि आपकी क्या जिम्मेदारी हैं, इस जॉब से रिलेटेड आपकी क्या जिम्मेदारी है, एक स्टॉकर की क्या जिम्मेदारी है। तो मैंने ये बात सारी बताने का ये मकसद है कि आपको पता हो कि एक स्टॉकर का काम क्या है। ठीक है, तो फिर वो आपसे ये सवाल कर सकता है कि फीफो लेफो क्या है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मीन्स फीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट यानी कि लेफो। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट से मुराद ये है कि जो पहले आया है वो पहले सेल हो जाए। ये इस सूरत में होता है कि जब नॉर्मल एक्सपायरीज होती हैं, जो चीज़ पहले आई थी वो पहले सेल होनी चाहिए, जो बाद में आई है वो बाद में सेल हो, ताकि एक्सपायरी ना बने। और लाइफो में ये है लास्ट इन फर्स्ट आउट। इसमें ये इस केस में ये बहुत कम होता है। ये इस केस में होता है जब आपके पास नियर एक्सपायरी आ जाती है, जब आप नया आइटम रिसीव करते हैं उसकी एक्सपायरी पहले है, जबकि पुराना जो आइटम था जो पहले पड़ा था उसकी एक्सपायरी अभी आगे है। तो आप लाइफ को जो है इम्प्लीमेंट करेंगे कि ताकि आने वाले जो आइटम जो अभी आया आइटम वो पहले सेल हो, क्योंकि उसकी एक्सपायरी करीब है। तो ये चीज़ें इंटरव्यू आपसे पूछ सकता है, तो ये चीज़ें आपको स्टॉकर से रिलेटेड पता होनी चाहिए। तो इसके अलावा जनाब रिसीवर की जॉब्स आती हैं। रिसीवर्स का ये काम होता है कि जब भी आप इसकी इंटरव्यू देने के लिए जाएँ तो रिसीवर की जॉब के बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि रिसीवर का क्या काम है।
रिसीवर का काम है जनाब, जितने भी वेंडर्स हैं, जितनी भी कंपनीज हैं, उनसे जो भी माल आ रहा है उसको उसमें चेक करना है। पीओ पीओ होता है परचेज ऑर्डर। जो आपके स्टोर की तरफ जो भी ऑर्डर कर रहा है कोई भी किसी सेक्शन का, यानी कि फूड है, नॉन फूड है, ग्रोस, कोई भी सेक्शन है, तो उसका जो भी सुपरवाइज़र या मैनेजर होगा, जो भी वो बंदा, जो भी वो रिस्पॉन्सिबल ऑर्डर कर रहा है, तो वो एक पीओ जनरेट करेगा, परचेज ऑर्डर करेगा, जो कि कंपनी को जाएगा। या तो वो प्रिंट करके दे देगा या तो कंपनी को ईमेल, ज़्यादातर ये सिस्टम बने होते हैं कि कंपनी को ईमेल से चली जाती है। तो उसका ये काम होता है कि जब भी कोई वेंडर कोई अपना सामान लेके आता है, सबसे पहले वो उससे पीओ मतलूब करे, और उसकी इनवाइस पे अगर कोई पीओ नंबर लिखा है तो उसको प्रिंट करे और उसको देखे कि हमारे स्टोर की तरफ से क्या ऑर्डर किए गए, क्या परचेज ऑर्डर था, क्या हमने मंगवाया और ये क्या लेके आया। तो उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो सामान वो ले रहा है वो सबसे पहले तो ये है कि वो आपकी पीओ के मुताबिक हो, कि जो हमने मांगा है वही लेके आया है। वो एक्स्ट्रा चीज़ें बाज़ औक़ात कंपनीज इस तरह करती हैं कि जो चीज़ें वो जो उनके पास पड़ी होती हैं, स्लो मूविंग होती हैं, तो वो भी साथ में रिसीव करवाने की कोशिश करती हैं। तो एक अव्वल तो जहाँ पे सिस्टमेटिकली ये चीज़ें होती हैं, जहाँ पे सिस्टमेटिकली सब कुछ हो रहा होता है, तो वहाँ पे जब पीओ जनरेट होता है, तो अव्वल तो आपने अगर पीओ के अलावा कोई चीज़ रिसीव कर ली, तो वो जब एंटर करेंगे तो पीओ में अगर वो चीज़ नहीं है तो सिस्टम उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल। लेकिन जब रिसीवर रिसीव कर रहा है तो उसका ये काम होता है कि वो जो भी चीज़ रिसीव करे वो पीओ के मुताबिक रिसीव करे, नंबर वन। नंबर दो, उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो सामान वो ले रहा है क्या वो तादाद में पूरा है, उसका काम बनता है। उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो चेक करे कि वो चीज़ जितनी तादाद में होनी चाहिए, जितनी तादाद में इनवाइस में है, क्या फिज़िकली भी उतने आइटम हैं, फिर कोई चीज़ डैमेज तो नहीं, कोई चीज़ एक्सपायरी तो नहीं, ठीक है। अगर वो फ्रोज़न आइटम रिसीव कर रहा है तो उसमें इन चीज़ों के साथ साथ उसको ये भी ख्याल रखना पड़ता है, फ्रेश या फ्रोज़न में, कि क्या मतलूबा टेम्परेचर बराबर है। टेम्परेचर कम है तो वो उसको रिसीव नहीं करेगा, क्योंकि वो जब टेम्परेचर डिफ्रोज़ हो गई है चीज़, तो वो अगर हम रिसीव कर लेते हैं, उसको वेयर हाउस में रखते हैं, तो उसमें कंप्लेन है, उसमें ख़राबी है, वो कल स्टोर के लिए मसाइल पैदा हो सकते हैं, कस्टमर कंप्लेन कर सकता है। तो इस चीज़ का भी हमने ख्याल रखना है। रिसीवर का ये काम है कि वो चीज़ों को वसूल करता है दूसरी कंपनियों से, और उनको अच्छे तरीके से देखता है कि क्या हमने जो मंगवाई है वही है और ये सही हालत में है, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और सेकंड, ये तो हो गई इन इन और आउट दोनों रिसीवर की, वेयर हाउस की तरफ से जो चीज़ें इन और आउट होती हैं वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ख्वाह वो बाहर के वेंडर से हैं, ख्वाह वो कंपनी के अपने डीसी से आ रही है। डीसी से भी चीज़ें आ रही हैं तो वो उसी ने रिसीव करनी है, उसी को उसको देखना है, यही सारा कुलिया उसी के ऊपर भी है, उसका ख्याल रखना है हर चीज़ का। सेकंड चीज़ है, ये तो हो गई इन। अब आउट, जो चीज़ें डैमेज हैं, एक्सपायर हैं, वो भी तो कहीं पे जाएंगी। तो जो चीज़ें रिटर्नेबल है, जो कि कंपनीज के साथ कंपनी स्टोर का मुआहदा होता है, कंपनी का मुआहदा होता है कि ये चीज़ें अगर एक्सपायर हो गई तो हम ये वापस करेंगे, तो उसको बोलते हैं रिटर्नेबल, जो रिटर्न हो सकती हैं। एक चीज़ें होती हैं जो कंपनी कहती है कि ये एक्सपायर हो गई, तो वेंडर कहता है कि ये हम नहीं लेंगे वापस, तो उसका भी उसने ख्याल रखना है कि वो नॉन रिटर्नेबल है। तो जब वो चीज़ें इसका डेली की ये रूटीन होती है कि जो चीज़ें डैमेज या एक्सपायर्स होती हैं, वो जब वापस लाई जाती हैं उन स्टॉकर्स की तरफ से, वो सामान जो है वो रिसीवर के पास पहुंचाया जाता है रिसीविंग एरिया में, कि ये चीज़ें आज की डैमेज और एक्सपायर हैं, जो कि शेल्फ से निकली हैं, वेयर हाउस से निकली हैं, ये जैसे भी है। तो उसका ये काम है कि वो उन चीज़ों को देखे कि जो रिटर्नेबल है, रिटर्नेबल को भी अलहदा करे और नॉन रिटर्नेबल को भी अलहदा करे। जो रिटर्नेबल है उसको वो बाय वेंडर एक अच्छी तरतीब से अपने जो रिसीविंग का वेयर हाउस होता है वहाँ पे उसको बाय वेंडर उसको किसी कार्टन में लेबलिंग करके रखे कि ये फलां वेंडर का सामान है और ये रिटर्नेबल है। और जो नॉन रिटर्नेबल है उसको जो है उसका ये प्रोसीजर होता है कि उसको डंपिंग की जाती है। वो अब स्टोर के अंदर के मामलात होते हैं कि उसको फ़ौरन डंप करना है या उसको रख के सेल्स के साथ, क्योंकि इन चीज़ों को प्रॉफिट एंड लॉस को देखा जाता है, तो वो लोग काम कर रहे होते हैं, उनको पता होता है कि ये जो ऑथराइज्ड पर्सन होते हैं, जिस तरह किसी स्टोर का मैनेजर है, जनरल मैनेजर है, तो वो उसकी इजाज़त के साथ उससे बात करके उस चीज़ को डंपिंग, क्योंकि लॉस होता है, वो चीज़ें अंदर देख के, तो इन चीज़ों को भी डंपिंग करना भी
बताओ, आप सोच रहे होंगे डंपिंग क्या होता है। डंपिंग ये होती है कि जो नॉन रिटर्नेबल है उसको रिपोर्ट बना के कि ये चीज़ नॉन रिटर्नेबल है उसको डंप किया जाता है, उसको सिस्टम से आप सादे अल्फाज में सोच लें कि उसको डिलीट किया जाता है और उसको थ्रो किया जाता है। ठीक है, कि ये अब हमारे काम की नहीं है, तो ये हमारा लॉस हो गया। तो ये चीज़ें भी रिसीविंग की जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में है, रिसीवर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन चीज़ों का भी ख्याल रखना। तो फिर इसके अलावा जनाब ये तो हो गए जो नॉन रिटर्नेबल, नॉन जो रिटर्नेबल होंगे उनको मैनेज करना रखना, और फिर उन वेंडर्स के साथ कम्युनिकेशन करके, या जो उनके जो नुमाइंदे सेल्स के लिए सेल्स मैन आते हैं या कोई मर्चेंडाइजर आते हैं स्टोर में उस चीज़ को जो माल लेके आ रहे हैं, तो उनके ज़रिए कम्युनिकेशन करना और वो जो रिटर्नेबल आइटम है उनको वापस कंपनी को रिटर्न करना, ये भी रिसीवर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बैगर बैगर का काम ये है कि जो आपने अक्सर देखा होगा मुख्तलिफ स्टोर्स में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बैगर की। बैगर वो जॉब है जो कि कैशियर के साथ लड़के खड़े होते हैं, जो सामान कस्टमर सेल्फ से लेके आता है, सेल्फ शॉपिंग करता है और ट्रॉली में लेके आता है। तो जब वो स्कैनिंग के बाद वो जो लड़के खड़े होते हैं जो बैग्स में चीज़ें डाल रहे होते हैं और उन चीज़ों को मेंटेन करके इस चीज़ का ख्याल रखते हैं कि फूड की जो आइटम्स हैं वो अलग है और नॉन फूड के जो आइटम्स हैं वो अलग हैं, और वो इन चीज़ों का भी ख्याल रखते हैं कि हर वो जो चीज़ वो बैग में डाल रहे हैं उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ख्याल रखें कि कैशियर ने वो स्कैन की है कि नहीं की है। क्योंकि ये जो एक तो ये किसी भी स्टोर की दो ही इन और आउट के पॉइंट्स होते हैं, एक रिसीविंग और दूसरा कैशियर। तो यहीं से जो है लॉस होने का खतरा होता है। तो जिस तरह रिसीविंग की जॉब बहुत अहम है, इसी तरह कैशियर की जो पॉइंट है उस पर भी खड़े लोगों की भी जॉब बहुत अहम है। तो जो कैशियर होगा वो तो ख्याल करेगा, उसकी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कैश और आइटम दोनों की, लेकिन साथ बैकर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उस चीज़ का ख्याल रखे कि जो चीज़ वो इस चीज़ पे नज़र रखे कि वही चीज़ डाले जो ऑलरेडी कैमरा जो ऑलरेडी सिस्टम में स्कैन हो चुकी है। और फिर अगर कोई ऐसा कस्टमर है कि जिसको ज़रूरत है कि वो कैरी वेट कैरी नहीं कर सकता और नहीं जा सकता गाड़ी तक, तो अगर उसको हेल्प चाहिए तो बैकर हेल्प भी कर देते हैं, और ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ऐसे कस्टमर की हेल्प करना और उसकी गाड़ी तक सामान को पहुँचा देना। इसके अलावा जो पहले एक वीज़े आते थे, आजकल तो वो जॉब ख़त्म हो गया, वो था लोडर का। लोडर का ये काम होता था कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान सेल होता था, तो वो कस्टमर को जो होम डिलीवरी देनी होती थी, तो वो सामान लोड करके गाड़ी में तो घर तक पहुंचा के आते थे। ये पहले क्योंकि ये जॉब्स, ये वीज़ाज आते थे, तो अभी पांडा में इस चीज़ को ख़त्म कर दिया गया है। मे बी टेम्परेरी, मे बी परमानेंट, ये जॉब्स नहीं आ रही। तो इसके अलावा पांडा में जो जॉब्स आती हैं वो है जनाब ड्राइवर की। ड्राइवर में जनाब तीन किस्म के जो है जॉब्स हैं। नंबर एक, जो ट्रेलर ड्राइवर्स हैं, जो कि डीसीज टू डीसीज, मिसाल के तौर पे रियाद में जो डीसीज हैं वो जद्दा भेज रहे हैं, जद्दा से जो रियाद आ रहा है माल, तो वो जो ट्रेलर्स की जो ट्रांसपोर्टेशन है वो उनके ड्राइवर्स हैं। सेकंड ये है जनाब कि जो डीसी से सामान स्टोर्स को जा रहा है वो डायना ड्राइवर्स हैं। छोटी गाड़ी होती है 3-4 टन की, तो वो डायना ड्राइवर्स होते हैं। वो सामान स्टोर्स से जो सामान वेयर हाउसेस से जो सामान स्टोर्स को जाना होता है वो सामान वो ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो थर्ड नंबर पे आ जाते हैं कोस्टल ड्राइवर्स। कोस्टल ड्राइवर्स का ये काम होता है कि जो शिफ्ट में जो लड़के स्टोर को जा रहे हैं अकोमोडेशन से, वो स्टोर तक, और स्टोर से जो इनकी शिफ्ट खत्म हो गई है उनको लेके वापस अकोमोडेशन तक लेके आते हैं। तो जनाब इन तीनों ड्राइवर्स के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है वो हैवी ड्राइविंग लाइसेंस की होती है कि अगर आपने अप्लाई करना है तो आपके पास HTV लाइसेंस होना चाहिए। तो ये हो गई जनाब वीज़ा की बात। तो अब हम बात करते हैं कि बांडा में किस किस्म के आइटम्स होते हैं, क्योंकि जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो वो आपसे सवाल कर सकते हैं कि ग्रोसरी स्टोर्स में क्या क्या आइटम्स सेल किए जाते हैं। तो जनाब ग्रोसरी स्टोर्स में जो जिस तरह के आम आप अपने शहर के ग्रोसरी स्टोर को देख लें, दूध, आटा, चावल, ड्रिंक्स, ऑयल, मतलब जो भी सामान आपको मिलता है ग्रोसरी स्टोर से, हर वो सामान वहाँ पे भी होता है। लेकिन वहाँ पे ये है कि तीन किस्म की जो है ना, पांडा की तीन किस्म के स्टोर्स होते हैं। नंबर एक हाइपर, नंबर टू जिनको हाइपर पांडा के नाम से कहा जाता है, ये हाइपर स्टोर्स होते हैं।
یہ ہائپر اسٹورز ہوتے ہیں، ان میں یہ ہے کہ سادہ الیکٹرانکس اور جی ایم سیکشن جس طرح کے ٹیبل، کرسی، میز، گھر کی روزمرہ کا سامان بھی شامل ہوتا ہے، ان کی بھی بہت زیادہ تعداد، اور یہ سائز میں بڑا ہوتا ہے، اور یہاں پہ جو ہے پروڈکٹس بہت زیادہ ہوتی ہیں، بہت بڑا ایریا میں یہ بنایا جاتا ہے۔ تو نمبر 2 پہ آتا ہے جناب پانڈا۔ پانڈا چھوٹے سپر اسٹورز ہوتے ہیں، جس طرح آپ دیکھ لیں کہ آپ کے شہر میں بھی، شاید بڑے شہروں میں ہیں کہ ہائپر اسٹورز ہوتے ہیں، پھر سپر اسٹورز ہوتے ہیں۔ سپر اسٹورز اس قسم کے ہوتے ہیں جس طرح آپ کی مین کسی قصبے میں ایک بڑا سپر اسٹور بنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ الیکٹرانکس نہیں ہوگی، مے بی میٹ سیکشن نہیں ہوگا، مے بی وہاں پہ فش سیکشن نہیں ہوگا، لیکن روزمرہ کی گروسری ہوگی۔ پھر پانڈا ٹی، کسی ٹائم پہ انہوں نے پانڈا ٹی بھی بنائے تھے، ابھی تو پانڈا ٹی ختم کر دی گئی ہے۔ وہ پانڈا ٹی پھر اس طرح تھے کہ جس طرح بہت چھوٹے اسٹورز ہوتے ہیں، جن کو ہم سعودی عربی میں تو بقالہ کہتے ہیں، یہاں پہ ہم دکان کہتے ہیں، جس طرح ایک بڑی دکان ہوتی ہے محلہ میں، قصبے میں، اس طرح کی دکان ہوتی تھی، وہ انہوں نے ختم کر دیا۔ تو اب جو ہے وہ پانڈا اور سب ہائپر پانڈا ہے، چھوٹے اور بڑے اسٹورز ہیں۔ تو بات کرتے ہیں کہ کمپنی کس قسم کی ہے۔ کمپنی جناب بہت اچھی ہے، بہت زبردست کمپنی ہے، اپنے امپلائز کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں، اپنے امپلائز کے لیے بہت اچھے جو ہیں وہ چیزوں کا خیال رکھتے ہیں، اکوموڈیشن بہت اچھی دیتے ہیں، سیلری آن ٹائم دیتے ہیں، کبھی سیلری پانڈا کی لیٹ نہیں ہوئی، اکوموڈیشن بہت اچھی ہوتی ہے، ٹرانسپورٹیشن بہت اچھی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے بونسز دیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، بونس دیے جاتے ہیں۔ اب اس کے علاوہ یہ ہے کہ رمضان میں بہت اچھی پارٹیز دی جاتی ہیں، سالانہ بہت اچھی پارٹیز دی جاتی ہیں، ٹورنامنٹس کرائے جاتے ہیں، یعنی کہ امپلائز کا خیال رکھا جاتا ہے، جس طرح کی اچھی کمپنی اپنے امپلائز کا خیال رکھتی ہے۔ وہ کمپنی اتنی اچھی ہے کہ ڈاکومنٹس کے لحاظ سے آپ کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوتی، آپ نے چھٹی جانا ہے، آپ نے بس ای میلز کرتے نہیں ہیں، یا اپنے جو سسٹم میں یا اسٹور کے کوآرڈینیٹر کو آگاہ کر دینا ہے کہ میں نے جانا ہے، تو وہ سب کچھ سسٹمیٹیکلی بہت اچھے طریقے سے ہو جاتا ہے۔ اور پھر دوسری بات ہے، اس طرح کے اسٹورس میں جو ہے بہت اچھے چانسز ہوتے ہیں آپ کی گروتھ کے۔ اگر آپ کام کرنے والے ہیں، سب سے پہلے مائنڈ ہے وہی بندہ ترقی کرتا ہے جس کا مائنڈ سیکھنے والا ہوتا ہے۔ اگر آپ کا مائنڈ سیکھنے والا ہے، آپ نئی چیزیں سیکھیں گے، آپ خود کو بہتر بنائیں گے اور آگے بڑھنے کی آپ کوشش کریں گے، تو انشاءاللہ یہ ان کمپنیز میں سے ہیں جو آپ کو مواقع دیتے ہیں کہ آپ ترقی کر سکیں۔ جب بھی ان کی جابز آئیں، آپ ضرور جائیں، ضرور انٹرویوز دیں، اور کوشش کریں کہ اس چیز کا خیال رکھیں کہ 2 قسم کی آج کل ویزاز کی یہ قسم ہوتی ہے کہ آپ کوشش کریں کہ آپ نے جو جانا ہے اگر اس کمپنی میں، تو ڈائریکٹ ویزے پہ جانا ہے۔ آپ جب بھی ایڈ دیکھیں، ایجنسی والوں سے بات کریں، تو آپ اس چیز کا خیال رکھیں کہ ڈائریکٹ ویزا ہے، کمپنی کا ویزا ہے، یا سپلائی کا ویزا ہے۔ کوشش کریں آپ سپلائی کے ویزے میں بالکل بھی نہ جائیں، اور آپ جب بھی جائیں ڈائریکٹ کمپنی کے ویزے پہ جائیں۔ جی، ہو گئی باتیں کمپنی کے بارے میں، تو انشاءاللہ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ بہت جلد کسی اور کمپنی کے بارے میں بھی ہم اچھی سی ویڈیو بنائیں گے، اور آپ کو جو معلومات دے سکیں وہ دیں گے۔ بہت خیال رکھیے گا، انشاءاللہ ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔